हम लोग कल बात कर रहे थे आपका दुष्प्रेरण पे, और आपसे कहा गया था कि सेक्शन 49 यहां से पहली बार अपराधों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सेक्शन 49 वो पहला सेक्शन है बीएनएस का जो किसी दंड की व्यवस्था कर रहा है, जो पहली बार ये कह रहा है कि जो दुष्प्रेरक वो अमुक दंड से दंडनीय होगा। उसने कहा कि यदि कोई अभिव्यक्त उपबंध दुष्प्रेरक को दंड देने के लिए संहिता में नहीं है तो दुष्प्रेरक इस प्रकार दंडनीय होगा मानो उसने स्वयं अपराध किया। लेकिन ये कब? ये तब जबकि दुष्प्रेरक ने जो दुष्प्रेरण किया उसी के परिणाम स्वरूप अपराध हुआ भी। अगर दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया किंतु अपराध नहीं हुआ तो फिर मसला 49 से शासित नहीं होगा। और आपसे कल ही कहा गया था कि फिर यह देखा जाएगा कि दुष्प्रेरक ने जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया था वो अपराध किस दंड से दंडनीय था। यदि वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध होगा तो उसे पूर्व की आईपीसी की धारा 115 है और बीएनएस की धारा मेरा ख्याल है 54 या 55 होनी चाहिए, ठीक है, 55, इसके मुताबिक दंड नहीं होगा। और यदि अपराध कारावास से दंड नहीं है तो पूर्व की आईपीसी की धारा 116 और वर्तमान बीएनएस की धारा 56 इसके मुताबिक दुष्प्रेरक के दायित्व का निर्धारण होगा। लेकिन उस दशा में दुष्प्रेरक के दायित्व का विस्तार उतना नहीं होगा जितना अपराध किए जाने की दशा में होगा। ठीक है, हमने कल कहा था कि वेदर इट इज सेक्शन 49, 50, 51, 52, 53, 54 नहीं, ठीक है, वेदर इट इज सेक्शन 50, 51, 52 और 53, इन सारे दुष्प्रेरण के सेक्शंस में दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधकर्ता के समान है। लेकिन शर्त यह है कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित काम किया भी जाए। अगर किया नहीं गया तो फिर 49 से लेकर और 53 तक के सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो सेक्शन एप्लीकेबल होंगे आके वो 55, 56 और 57 और 58, 59 जो बात कहेंगे उसकी चर्चा अभी हम कर नहीं रहे। यानी पूर्व की आईपीसी में 118, 119 और 120 जो कहेंगे उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन मोटी मोटी बात खूब समझ लेंगे कि पूर्व की आईपीसी में 109, 110, 111, 112, 113 और वर्तमान की बीएनएस में 49, 50, 51, 52, 53, इनमें न सिर्फ दुष्प्रेरण होगा बल्कि दुष्प्रेरक इसका दायित्व दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित काम किए जाने के कारण से मुख्य अपराधकर्ता के समान विस्तृत होगा और उसी प्रकार का दायित्व और उसी विस्तार तक दुष्प्रेरक भी दायित्व के अधीन होगा। अर्थात मुख्य अपराधकर्ता जो दंड पाएगा
वही दुष्प्रेरक यह भी पाएगा, शर्तें केवल दो, कि ऐसे दुष्प्रेरण के लिए कोई अभिव्यक्त दंड ये बीएनएस में नहीं होना चाहिए, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित काम ये किया भी जरूर जाना चाहिए। ये दो बातें कल हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर तय की। अब आप देखेंगे आगे के सेक्शंस कि आगे ज्यों ज्यों आप बढ़ेंगे 253 तक काम किया जाएगा। देखिए आपका 50 सेक्शन 50 कहता दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यहां जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसका आशय है, दुष्प्रेरक से भिन्न जरूर है, लेकिन दुष्प्रेरित व्यक्ति काम न कर रहा हो, ऐसी दिशा नहीं है। हमने आपसे बार बार कहा कि 49, 50, 51, 52, 53 पूर्व की आईपीसी 109, 110, 11, 12, 13 इनमें काम किया जाएगा। यही फर्क, दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण भी करेगा और दुष्प्रेरित कार्य ये किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाएगा। इसलिए दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधकर्ता यानी दुष्प्रेरित व्यक्ति जो एक्चुअल डूअर है काम का, उसके दायित्व में कोई फर्क ये नहीं है। लेकिन जहां तक पूर्व की आईपीसी में 115, 116, 117 का सवाल है और नई आईपीसी में 55, 56 और 57 का सवाल है, वहां दुष्प्रेरण होगा किंतु दुष्प्रेरित काम ये नहीं होगा। और तब जो दुष्प्रेरक का दायित्व है वो न्यायपूर्ण ढंग से उस दुष्प्रेरक के बराबर नहीं होना चाहिए जिस दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम किया भी गया है। तब दोनों के दायित्व में कोई फर्क दिखना चाहिए और वो फर्क दिखेगा। जब हम लोग उन सेक्शन पर पहुंचेंगे तो वो फर्क दिखाई देगा। अब सेक्शन 50 की चर्चा हो रही तो देख रहे हैं आप, दुष्प्रेरित व्यक्ति ने काम किया है क्योंकि कह रहा है मार्जिनल नोट में कहता दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, यानी दुष्प्रेरित ने काम न किया हो ऐसी बात नहीं, और दुष्प्रेरक इसी के कारण किया है यह भी सही है। जो फर्क वो सिर्फ इतना कि दुष्प्रेरक भिन्न आशय से उससे काम करा रहा है और वो भिन्न आशय से काम कर रहा है, बस फर्क इतना है। और इस फर्क को हम लोगों ने जब सेक्शन 46 पढ़ा था 46 और पूर्व की आईपीसी में सेक्शन 108 उसका जो दृष्टांत घा था, ठीक है, उसका जो इलस्ट्रेशन डी था वो सीधे सीधे संबंधित हो जाता है आकर सेक्शन 50 से। वहां दुष्प्रेरक अपराध करने में अक्षम व्यक्ति उसे दुष्प्रेरित कर रहा है या अपराध करने में सक्षम व्यक्ति को भी दुष्प्रेरित कर रहा है, तो तथ्यों का भ्रम यह पैदा कर रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि अमुक कुर्सी मेरी है उठा लाओ,
जबकि अमुक कुर्सी मेरी नहीं है, हम उसे चुरवा लेने के आशय से ऐसा कह रहे हैं, और आप निर्दोष अभिकर्ता हैं, आप इनोसेंट एजेंट हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। तो आप तो सेवा भाव, ठीक है ना, आप तो सेवा भाव के नाते उस कुर्सी को उठाकर ला रहे हैं, तो आपका आशय भिन्न है। और दुष्प्रेरक यानी मेरा आशय बिल्कुल डिफरेंट है। हम चोरी करवाने का आशय ये धारित कर रहे हैं, और जबकि आप सेवा करने का आशय ये धारित कर रहे हैं। काम आप कर रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं, काम तो आप कर रहे हैं, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रेरणा दुष्प्रेरणा है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको, आपकी नजर में तो कुर्सी मेरी है। लेकिन मेरा दायित्व ये मेरे आशय या दुराशय से तय होगा, उसका संबंध आपसे नहीं हो सकता। तो मेरे संबंध में कानून की जरूरत ये पूरी हो गई है। हमने आपका दुष्प्रेरण भी किया और काम दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया भी गया। तो जहां तक मेरे दायित्व का प्रश्न है, तो भले ही यहां कर्ता यानी दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने में अक्षम या निर्दोष होने के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्त रहे, लेकिन जहां तक मेरे संबंध का सवाल है, मेरे बारे में विचार यूं ही होना चाहिए कि मानो हमने ऐसे व्यक्ति का दुष्प्रेरण किया जो अपराध करने में सक्षम था और उसने अपराध ही किया है, और मेरे दायित्व का विस्तार सेक्शन 50 अगर ना हो तो सेक्शन 49 के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सेक्शन 50 है और वो 49 इसकी बात को आगे बढ़ा रहा है, और वो सिचुएशन जो 49 से कवर नहीं हो रही उसको कवर कर रहा है, इसलिए सेक्शन 50 के मुताबिक मेरा दायित्व ये मुख्य अपराधकर्ता के बराबर ही हो जाएगा। यही कह रहा है वो, कहता जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है, कौन सा, दुष्प्रेरित, तो वह यानी कौन, दुष्प्रेरक, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। यानी जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है यदि दुष्प्रेरक के आशय और ज्ञान से काम करता तो उसका काम बीएनएस के मुताबिक जिस काम या जिस अपराध के रूप में रिकॉग्नाइज होता है, इस काम को अभी भी उसी काम के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और दुष्प्रेरक यानी वह, जो वह शब्द दुष्प्रेरक के लिए आया है, वह उसी दंड से दंडित होगा मानो उसने, किसने, दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय और ज्ञान से ही काम किया है और वही काम कर दिया है जो दुष्प्रेरक के ज्ञान और आशय से काम किए जाने, वो काम होता, वही काम माना जाएगा, यानी चोरी ही माना जाएगा, और हम चोरी के दंड से ही दंडित हो। तो आप देख रहे हैं यहां काम भी हो रहा है, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हो रहा है, इसलिए ठीक है, जो दुष्प्रेरक इसका दायित्व है
ये उतना ही है। सेक्शन 51, जब आप सेक्शन 51 को देखेंगे वहां भी यही स्थिति आपको मिलेगी। सेक्शन 51 49 की बात को और आगे ले जा रहा है और वहां वो कह रहा है कि दुष्प्रेरक का तब क्या दायित्व हो जब उसने एक काम का दुष्प्रेरण किया और भिन्न काम किया गया है। जिस काम का दुष्प्रेरण नहीं किया वो काम हुआ, जिसका किया था वो नहीं हुआ। और जब आप लोग सेक्शन 34 और 149 का अंतर किया करते हैं तो आप जाने कौन कौन से अंतर लिख देते हैं। मतलब जो अंतर आप लिखते हैं वो तो होते हों न होते हों, लेकिन जो प्रमुख अंतर 34 और 149 में होता है, 34 क्या कहता है, जब अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में दो या अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो प्रत्येक कुछ न कुछ जरूर करेगा। काहे के लिए कि उस काम को किया जाए जिसका किया जाना सामान्य आशय के द्वारा तय किया गया। और आपसे सवाल अक्सर प्री में बनता है कि मानिए हत्या करना तय किया था, ठीक है, और कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा उदाहरण बनेगा नहीं क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ही हत्या होती। मानिए पीटना तय किया, पीटना तय किया था और हो गई हत्या, ठीक है, तो सेक्शन 34 लागू होगा या नहीं लागू होगा, ठीक है, क्योंकि पीटना तय किया था और जो हुआ वो हत्या, जो हुआ वो हत्या। मीनिंग देर भाई किसी ने ऐसा ब्लो दिया पिटने वाले को कि वो मर गया, तो सारे लोग हत्या के दायित्व के अधीन हैं। ये जिसने मृत्युकारक घाव दिया केवल वो मृत्यु, ठीक है, हत्या के दंड से दंड नहीं है। और सामान्य आशय, हाँ, सामान्य आशय पीटने का बना। तो अक्सर जो आपके उत्तर होते हैं वो गलत होते हैं, जबकि 34 ये कहता है कि जिस काम को करने का सामान्य आशय ये निर्मित हुआ था उसी काम को होना चाहिए। क्योंकि धारा के शब्द क्या है, अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में। और अगर अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में काम नहीं हुआ तो 34 या 3-5 बीएनएस ये लागू होने का कोई मतलब ही नहीं। तब सेक्शन 38 वो लागू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 38 इस स्थिति के लिए बनी हुई थी आईपीसी में। लेकिन 149 जब पढ़ा जाता है तो वहां ये लिखा है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य ये कुछ करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं और भिन्न गठित हो जाता है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठन हुआ था उससे भिन्न काम हुआ है, तो क्या विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य उस हुए काम के लिए लायबल है या नहीं? तो उत्तर है हैं। यदि जिस काम को करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव गठित हुआ था उसका वो काम जो कि इन्फेक्ट हो गया है वो उसका स्वाभाविक परिणाम हो सकता था, तो फिर विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य उस हुए काम के लिए भी लायबल हैं, भले ही वो काम किसी और एक ने किया है, इससे कोई मतलब नहीं।
आप पीटने के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है पीटने से व्यक्ति मर भी सकता है, और किसी एक ने पीटते पीटते उसे मार डाला। तो आप सब, ठीक है, हत्या के लिए दंड नहीं है। यही स्थिति यहां है। दुष्प्रेरक ने एक काम का दुष्प्रेरण किया, लेकिन जिस काम का दुष्प्रेरण किया उसके बारे में उसे मालूम है कि अगर इस काम को करने की कोशिश की जाए तो बड़ा स्वाभाविक है कि अब वो काम भी हो जाए। अब उस काम को करने का प्रयास शुरू हुआ, जिस काम का दुष्प्रेरण किया गया, और हो वो काम गया जिसे करने का दुष्प्रेरण तो नहीं किया गया था, लेकिन वो उस काम का स्वाभाविक परिणाम हो सकता था। तो भले ही जो हो गया इसका दुष्प्रेरण आपने नहीं किया था, लेकिन माना यह जाएगा कि आपने इसका भी दुष्प्रेरण किया था, क्योंकि आप ये जानते थे कि जब इसको करने का प्रयास होगा तो ये काम हो सकता है। अब चूंकि काम हुआ, आपके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो काम किया जा रहा था उसी को करते हुए हुआ, तो जो हो गया इसके लिए भी माना जाएगा कि मानो आपने दुष्प्रेरण भी किया और आपके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम भी हुआ। तो फिर वही स्थिति आएगी कि जो हो गया इस अपराध के संबंध में मुख्य अपराधकर्ता का जो दायित्व है वही आपका होगा, और आप भी उसी दंड से दंडित किए जाएंगे। यही कह रहा है। आप देखें 51 कहता है, जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए, कौन सा कार्य किया गया था जिसका दुष्प्रेरण किया गया, वो नहीं किया गया है, भिन्न कार्य किया गया है। तो ये शब्द जो आए हैं कि उस किए गए कार्य के लिए, ये शब्द किसके लिए आए, भिन्न कार्य के लिए। तो कहता है तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है, उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक वो दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। और जब हम ये मान लेंगे कि उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जो हुआ है, तो फिर 49 की बात आ गई, फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं बची कि उसका दायित्व का विस्तार कहां तक जाएगा। मुख्य अपराधकर्ता के दायित्व के विस्तार के समविस्तीर्ण या उसी के बराबर इसका दायित्व हो जाएगा। ठीक है, बेर को बहुत धीमे धीमे और इंफेक्शन जहां पर देना है वहीं पर इंफेक्शन देकर पढ़ा जाना चाहिए, तभी उसके अर्थ क्लियर होते हैं। हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि मंत्र इसके बारे में बताया जाता है कि फलाने पढ़ते थे और बस मंत्र के प्रभाव से ऐसा हो जाता था, और मंत्र वो आज भी लिखा है और तुम पढ़ते हो तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने आपसे कहा था कि इसका कारण ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे ये ही होगा कि आपको मंत्र पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मंत्र को जिस पिच में ये जिस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए उस तरीके से पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा। जैसे गाना जिस तरन्नुम में गाना चाहिए, अगर उस तरन्नुम में न गाया जाए तो गाना भले ही बजाय कर्ण प्रिय लगने के इतना बुरा लगेगा कि उसे सुनने का मन नहीं होगा।
ठीक है, सुंदर से सुंदर गाना हो, लेकिन उसे गाने का एक स्टाइल है और उस स्टाइल से न गाया जाए, उसे गद्य की तरह पढ़ दिया जाए, ठीक है, तो वो गाना सुंदर नहीं लग सकता। ठीक है, जिंदगी की न टूटे लड़ी पूर्वा सुहानी आई रहे, ये किसने लिखे? संतोषानंद ने। संतोषानंद देश के प्रसिद्ध कवि हैं और वो खुद जब इनको सुनाते हैं तो उतने प्रभावी नहीं लगते जितने फिल्मों में गाए गए तो प्रभावी लगते। उसका कारण है कि वहां उन्हें लय के साथ गाया जा रहा है, तो लय अपने में एक बात होती है। ऐसे ही बेयर सेक्शन है, इसे जब आप पढ़ते हैं तो इसे लय में अगर पढ़ेंगे तो अर्थ अलग अलग दिखाई देंगे, और इसे लय में नहीं पढ़ा तो ये कोई अर्थ अलग नहीं दिखाई देता। हम जब पढ़ते हैं तो आप देखें बिल्कुल अर्थ अलग से आएगा, बिल्कुल अपने आप दिखाई देने लगेगा कि इसका मतलब ये हो गया, और आप पढ़ते हैं तो कतई नहीं आता। कारण यही है कि उसे जिस ढंग से पढ़ना चाहिए उसी ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे कहता है परंतु ये तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था, यानी जिस काम का दुष्प्रेरण किया था उसका संभाव्य नहीं, अधिसंभाव्य। ठीक है, अधिसंभाव्य और संभाव्य इसके बीच बड़ा अंतर है। ठीक है, हमने आपसे कई बार कहा कि अगर बादल हो रहे हैं और अंग्रेजी में कहना हो कि बरसात हो सकती है तो आप कहेंगे इट मे रेन, और घटा टोप अंधेरा छा गया है। ठीक है, ठंडी हवाएं चल रही, बिल्कुल लगी रहा है कि होगी, तो आप कहेंगे इट माइट बी रेन। मे और माइट फर्क आ जाएगा। एक संभावना है जो लगभग निश्चित है वो भी संभावना, और एक संभावना है जो सिर्फ संभावना है, जो नियर पॉसिबिलिटी है, और नियर अबाउट टू सर्टेनिटी है। ये दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों संभावनाओं के बीच बड़ा अंतर है। ठीक है, सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट पुराना, अब तो 2 कम हो जाते हैं तो सेक्शन 9 होगा। एविडेंस एक्ट क्या कहता है? वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवाद्य तथ्यों से असंगत है या विवाद्य तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य और अत्यधिक अनधिसंभाव्य, ये बनाते हैं। ठीक है, वहां अधिसंभाव्य से पहले भी अत्यधिक शब्द लगाया है, और इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग कह रहे हैं, प्ली ऑफ एलिबाई जो सेक्शन 11 में समाहित बताई जाती है, किस प्रकृति का साक्ष्य है? तो कहते हैं बहुत ही कमजोर प्रकृति का साक्ष्य। बहुत ही कमजोर प्रकृति का क्यों है? क्योंकि वहां अधिसंभाव्य से पहले भी अत्यधिक शब्द लग गया। अब आप सोचे प्ली ऑफ एलिबाई ये किस एविडेंटरी वैल्यू का साक्ष्य रहा? और प्ली ऑफ एलिबाई को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाद। और ये कचहरी में बड़ा, और जो एलएलबी के बच्चे होते हैं वो भी बड़ा इसको दमदार तर्क मानते हैं कि हम तो कहेंगे हम तो नौकरी पर थे और तुम्हारे कह देने से हो जाएगा। अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाद यही तो ले रहे हैं आप, जब आप कह रहे हैं घटना स्थल पर नहीं, अपने वर्किंग प्लेस पर थे, तो आप क्या ले रहे हैं? अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाद यही तो ले रहे हैं। और ये कहां आएगा? सेक्शन 11 या सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट। और वहां कह रहा है कि ठीक है, वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत, आप कहां थे, ठीक है, आप नौकरी पर थे या नहीं, ये तथ्य अन्यथा विसंगत है, लेकिन ये सुसंगत है। कब? जबकि ये
विवादित तथ्यों को अत्यधिक अनधिक संभाव्य बना दे या अत्यधिक संभाव्य बना दे तो ये सुसंगत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अत्यधिक अनधिक संभाव्य नहीं बना रहा, इसलिए सुसंगत तो है लेकिन इसकी एविडेंटरी वैल्यू ये बड़ी कमजोर है। जब तक आप ये साबित न कर दें कि आप नौकरी पर ऐसी जगह पर थे जहां से आप घटना स्थल पर घटना के समय आ ही नहीं सकते थे और उस स्थान पर आप थे, यह भी निर्विवाद रूप से साबित होना चाहिए। ये भी आप खाली कह दोगे हम थे, इससे नहीं चलेगा, निर्विवाद साबित होना चाहिए, बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, यहां भी कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि जो काम किया गया है वो दुष्प्रेरित काम का अधिसंभाव्य परिणाम हो, संभाव्य नहीं अधिसंभाव्य, बहुत संभावना है। ठीक है, कि दुष्प्रेरित काम को जब किया जाएगा तो दुष्प्रेरित व्यक्ति वो काम भी कर देगा, ठीक है, जो एक्चुअली हुआ, जिसका दुष्प्रेरण नहीं किया गया था, वो अधिसंभाव्य परिणाम था। आगे दृष्टांत बताएगा। ठीक है, कहता है अधिसंभाव्य परिणाम था और उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। तो वो तो बात आई गई, यानी दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही वो काम किया गया जो हुआ है। और ये ठीक है कि जो हुआ उसका दुष्प्रेरण नहीं किया गया था, किया किसी और काम का दुष्प्रेरण किया था, लेकिन जिसका दुष्प्रेरण किया गया था, जो कुछ हुआ वो उसका अधिसंभाव्य परिणाम है। इसलिए जो हो गया इसके लिए भी आप दायित्व के अधीन माने जाओगे और उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन माने जाओगे मानो आपने जो हो गया इसी का दुष्प्रेरण किया था। दृष्टांत देखें क्या कहता है। एक बालक को या के भोजन में विष डालने के लिए कहा उकसाता है, जिसके भोजन में विष डालना है वो या है और वो किसी और के भोजन में मिला देता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह बालक उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से उसे मां के भोजन में जो या के पास रखा है उसमें विष डाल देता है और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम सामने ही रखा है, पड़ोस में ही बच्चा है, वो तो कर ही सकता है वैसे। ठीक है, अधिसंभाव्य परिणाम है तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक, यानी अगर वो भोजन में विष मिलाना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाए, ठीक है, तो उसी प्रकार का और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है। या तो हत्या या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ये दायित्व के अधीन है। कहता है उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस बालक को मां के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। आपका खाखंड देखें, खाको या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है। अब घर में आग लगेगी, ड्वेलिंग हाउस है, निवास गृह है, ठीक है, ड्वेलिंग हाउस है, गृह है, गृह है, ठीक है ना। तो गृह का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। जो ड्वेलिंग हाउस नहीं होता उसे गृह नहीं कहते, उसे मकान कहते हैं, ठीक है। गृह का मतलब ये है कि वो ड्वेलिंग हाउस है, उसमें लोग रहना है, ठीक है। आप कहते हैं ग्रह, और ग्रह का मतलब क्या हो जाता है, प्लेनेट, मंगल ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, बुध ग्रह है। और जब ऐसे कर बाला रहा टंगता है तब उसे पड़ता है गृह, ठीक है। और गृह ये जो होगा ये ड्वेलिंग हाउस ही होगा। घर और मकान इसके बीच अंतर है, मकान, ठीक है, ड्वेलिंग हाउस नहीं होता। तो कहता है कि खाको या का गृह जलाने के लिए क्या उकसाता है। अब घर है तो ड्वेलिंग हाउस होगा, उसमें संपत्ति रखी होगी, ठीक है, उसमें संपत्ति तो होगी, उसमें हो सकता लोग भी हो। यानी आपने 436 पुरानी आईपीसी के मुताबिक देखे तो अन्य द्वारा रिष्टि ऐसे स्थान की जो मानव संपत्ति की है
ठीक है, मानव संपत्ति को सुरक्षित रखने और मानव निवास के प्रयोजन से उपयोग में आता है, ऐसे ग्रह में अग्नि द्वारा दृष्टि इसके लिए दुष्प्रेरणा किया है। लेकिन चूंकि ड्वेलिंग हाउस है तो हो सकता है उसमें कोई छोटा बच्चा सो रहा हो, वो भी जल के मर जाए। ठीक है, तो आप हत्या इसके लिए भी दुष्प्रेरण देने वाले माने जाओगे, क्योंकि ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ड्वेलिंग हाउस में आप कर रहे हो ना। ठीक है, कहता है उकसाता है, खा उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। यह नहीं माना जाएगा, क्योंकि आग लगाने के लिए दुष्प्रेरित किया। चोरी करना यह अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है आग लगाने का। आग लगाने पर किसी का मर जाना यह तो आग लगाने का अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है, लेकिन चोरी करने का निर्णय यह तो स्वयं आपका ही है। ठीक है ना, यह उस उकसाहट के असर के अधीन चोरी की जा रही है, यह नहीं कहा जाता। ठीक है, और दुष्प्रेरणा इसके लिए जरूरी क्या, उसी उकसाहट के परिणाम स्वरूप जो आपको दी गई या उसी षड्यंत्र के अनुसरण में, जिसके अनुसरण में या जिसके माध्यम से दुष्प्रेरण किया गया, या उसी सहायता के द्वारा आप संबंधित काम करें जो सहायता दुष्प्रेरक ने उपलब्ध कराई, तभी यह कहा जाएगा कि काम दुष्प्रेरण के कारण हुआ, अन्यथा तो यह कहा ही नहीं जा सकता। तो उसने तो घर में आग लगाने का दुष्प्रेरण यह किया। संपत्ति की चोरी यह एक इंडिविजुअल एक्ट है। यह संपत्ति की चोरी आपने उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप की है जो दुष्प्रेरक ने आपको दी, यह नहीं कहा जा सकता। और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह अधिसंभाव्य परिणाम था दुष्प्रेरण का, यह आपका इंडिविजुअल एक्ट था। इसलिए चोरी के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन नहीं होगा। आगे कहेगा, का यद्यपि ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह को जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी, इसलिए नहीं। कहता खा और गा को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है। कहता रात्रों ग्रह भेदन करो। ठीक है, खा का को उकसा रहा है कि वो चोरी करने के लिए या लूट करने के लिए रात्रों ग्रह भेदन करे। ठीक है, और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। आयुध यानी ग्रह भेदन करने के आयुध। ठीक है, खा और गा वह ग्रह भेदन करते हैं और यह द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप लूट करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हो तो लूट में क्या होता है, चोरी के माध्यम से अगर लूट हो रही तो चोरी करने में, चुराई गई संपत्ति ले जाने में, ये चोरी करने के लिए आप मृत्यु, सदोष विरोध या उपहत्या या तो कारित करते हो और या इसका भय ये कारित करते हो। ठीक है, और इसके माध्यम से जब आप चोरी करते हो तो लूट बनती है। तो आपने लूट का दुष्प्रेरण किया। ठीक है, लूट के लिए ग्रह भेदन का, तो इसका अधिसंभाव्य परिणाम तो हत्या हो ही सकती थी। इसलिए आपने हत्या का दुष्प्रेरण भले ही नहीं किया, लूट का किया था, लेकिन फिर भी आप उसी विस्तार तक, ठीक है, और उसी प्रकार से हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्व के अधीन हो, मानो सीधे आपने हत्या का ही दुष्प्रेरण किया था। अब देखें आप, यहां काम भी हो रहा है और दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण भी कर रहा है और काम दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। इसलिए दुष्प्रेरक मुख्य अपराधकर्ता की तरह दंडित हो रहा है। ठीक है, आगे देखें,
कहता दुष्प्रेरक कब? दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, दोनों के दंड से दंडनीय। ठीक है, जब स्थिति यह है कि आपके ने एक काम का दुष्प्रण किया, दूसरे का नहीं किया, लेकिन वो काम जिसका दुष्प्रण आपने किया वो विधि की दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध गठित करता है। आपने एक ही काम का दुष्प्रण किया, आपने कहा कि बिजली काटने जो आए उसको 20 लाठी मारना। ठीक है, आपने बिजली काटने आने वाले के 20 लाठी मारने का दुष्प्रेरण किया है, यानी उपाधि कारित करने का उसे दुष्प्रेरण या हर्ट पहुंचाने का दुष्प्रेरण किया है। अब बिजली काटने आए, तो जो बिजली काटने आया है वो कौन है? पब्लिक सर्वेंट। कौन है? लोक सेवक। पूर्व की आईपीसी में धारा 21 उसमें वर्णित जो 12 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में बिजली काटने जो आएगा वो आएगा, इसलिए वो लोग पब्लिक सर्वेंट। अब आपने 20 लाठी मारी, यानी आपने जो दुष्प्रण किया था उस दुष्प्रेरण के असर में दुष्प्रेरित व्यक्ति ने उससे 20 लाठी मारी, तो आपने न सिर्फ सिंपल हर्ट पहुंचाने का दुष्प्रण किया था, बल्कि लोक सेवक इसे सिंपल हर्ट कारित करना, जो धारा 332 पूर्व की आईपीसी के मुताबिक धारा 332 के अधीन भी दंडनीय है। ठीक है, और लोक सेवक को लोक कार्य करने में बाधा पहुंचाना इसके नाते भी दंडनीय है। तो आपका एक काम ये विधि की दो भिन्न धाराओं में आ रहा है, तो दोनों के लिए आकलित दंड से आप दंडनीय हैं, यही कह रहा है। वो कहता है यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन, इसका मतलब ये हो गया कि ये ठीक है कि आपका काम विधि की दो भिन्न धाराओं में आना चाहिए, लेकिन विधि की जो भिन्न धारा है उसमें जो काम आ रहा है वो इस काम का अधिसंभाव्य परिणाम ही होना चाहिए। ठीक है, तभी धारा 51 के अधीन दायित्व के अधीन आएगा। दृष्टांत से ज्यादा बात ठीक है क्लियर होगी। कहता है दायित्व के अधीन दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। यदि आपने एक काम का दुष्प्रेरण किया और उस काम को जब हम करेंगे तो कुछ और भी हो जाएगा। ठीक है, करेंगे तो हम लाठी तो हम 20 कनेक्शन काटने वाले के मारेंगे। ठीक है, अब कनेक्शन काटने जो चढ़ा हो सकता वो बिजली विभाग का आदमी ना हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया, उसने मोहल्ले से एक बिजली मैकेनिक बुलाया और कहा चढ़ो काट दो। तो लोक सेवक के निर्देश के अधीन जो काम कर रहा है वो भी लोक सेवक है। ठीक है, वो भी तो लोक सेवक है। अब वो चढ़ा और आपने लाठी चलाई, तो आपने जो काम किया, ठीक है, उसी से दूसरा काम अपने आप हो गया। दूसरे काम को अलग से करना नहीं पड़ा, दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो गया। लोक सेवक पर लोक सेवक को साधारण उपहति या सिंपल हर्ट कारित करना यह ऑटोमेटिकली हुआ है और यह विधि की भिन्न धारा में, ठीक है, दंडनीय बनाया गया है और यह आपके कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम भी है। ठीक है, जो आपने दुष्प्रेरण किया था उसका अधिसंभाव्य परिणाम यह था, इसलिए धारा 51 संतुष्ट हो जाएगी। अब आप दोनों कामों के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, यानी 332 और 323। 323 में भी तो आपने, ठीक है, सिंपल हर्ट तो कार्य की ही है। लोक सेवक को विधिपूर्ण कार्य करने में बाधा ये तो उत्पन्न नहीं की है। इन सबके लिए जो भी दंड होंगे
उन सबके लिए आखिरी दंड से आप दंडनीय है, यही कहेगा वो। ठीक है, कहता है दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय। कहता है खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का करस्थम मतलब माने कुर्की का खा को उकसा रहा है। ठीक है, कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो उसका कुर्की करने आएगा उसका वो बलपूर्वक प्रतिरोध करे, उसे कुर्की न करने दे। ठीक है, खा परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में खा करस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है, यानी 333 का ऑफेंस पूर्व की आईपीसी के मुताबिक करता है। तो पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने में बाधा पहुंचाते हुए आप सिंपल हर्ट कारित करोगे तो 332 पूर्व की आईपीसी के मुताबिक, और जब घोर उपाधि कारित करोगे तो 333। बीएनएस में कितना है 121 और 122। अच्छा 121 1 और 121 2, ये आप करोगे अपराध। ठीक है, तो घोर उपाधि ये विधि की भिन्न धारा है और आपने एक व्यक्ति को, ठीक है, घोर उपाधि ये भी पहुंचाई है, एक व्यक्ति को भी पहुंचाई, यानी 325 इसका ऑफेंस भी किया पूर्व की आईपीसी के मुताबिक और 333 इसका ऑफेंस ये भी किया। ठीक है, तो आप दोनों के लिए दंडनीय है। ठीक है, और जब दोनों के लिए दंडनीय हो गए तो दंड देने में जब दंड दिया जाएगा, ठीक है, तो 71 आ जाएगा। ठीक है, और 71 क्या कहता है 71 कहता है जब आपका एक काम विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध हो, 71 आईपीसी जो हम लोग पीछे पढ़ के आए बीएनएस में, तो यदि अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित नहीं है तो उनमें ज्यादा दंड जिस अपराध में उपबंधित है उससे अधिक दंड व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ये कब, जब अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो। यहां अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यहां अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है। यहां कहता है दोनों के लिए दंडनीय है, इसका मतलब आपको वो भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। ठीक है, और दोनों को जोड़कर जो दंड बनेगा वो आपको भुगतना होगा। ठीक है, दोनों के लिए आकलित दंड से दंडनीय। ठीक है ना, और वहां 71 कहेगा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित ना हो, यहां अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित मिल गया। ठीक है ना, आगे कहता है खाने करस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने के दो अपराध किए, इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव्य जानता था कि उस करस्थम का प्रतिरोध करने में खा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करेगा तो का उनमें से भी हर एक अपराध के लिए दंडनीय है और यह अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो गए। जब हम लोग 71 पढ़ते थे तो अन्य चीजों के उदाहरण ध्यान में आ जाते थे। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन का उदाहरण ध्यान में नहीं आता था, लेकिन इस सिचुएशन का उदाहरण यहां मिल गया कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित ये यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आप कहता है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। अब प्रभाव की बात कर रहा है, दुष्प्रेरक ने एक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए दुष्प्रेरण किया, लेकिन जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वो बिल्कुल भिन्न था। जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसका दुष्प्रेरण कभी भी दुष्प्रेरक ने नहीं किया, लेकिन जो उत्पन्न हुआ प्रभाव वो उसका अधिसंभाव्य परिणाम है।
जिसका दुष्प्रेरण आपने किया था, यानी जिसका दुष्प्रेरण आपने किया था, आपको खूब मालूम था कि अगर उस प्रभाव को उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत संभव है कि वो परिणाम उत्पन्न हो जाए जो एक्चुअली उत्पन्न हुआ है। तो फिर जो एक्चुअली उत्पन्न हुआ है, इसके लिए भी आप उसी प्रकार विस्तार के, उसी दायित्व और उसी प्रकार के और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है। मानो आपने उसी प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए दुष्प्रेरण किया था जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसी के लिए आपने दुष्प्रेरण किया था, ऐसे माना जाए। आपने कहा कि किसी के, आपने दुष्प्रेरण काय बात का किया, हत्या का प्रयत्न, यह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपने दुष्प्रेरण किया कि इसके गोली मार दो, लेकिन टांग में मारना, आपने टांग में गोली मारने का दुष्प्रेरण यह किया। और अगर टांग में गोली लगती है तो 324 का ऑफेंस बनता है, ठीक है, क्योंकि वहां क्या कहता है, मारने के, काटने के, जलाने के जो उपकरण हैं या ऐसे आयुध जिनका आक्रामक आयुध के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है, तो वे मानव मृत्यु को कारित कर सकते हैं। यह जानवरों के माध्यम से, यह किसी अम्लीय क्षारीय पदार्थ जिसका मानव के श्वास में जाना मानव के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसे उपायों से अगर आप सिंपल हर्ट कारित करते हो तो 324 जो अब कितनी हो गई, 118 1, ये ऑफेंस कारित करते हो, ये लिखा है, ठीक है। तो आपने टांग में आग्नेयास्त्र, इससे गोली मारने का दुष्प्रेरण किया है, तो जो ऑफेंस बना वो बना 118 1 या 324 आईपीसी। लेकिन ठोकर भी लग सकती है, व्यक्ति गिर भी सकता है, टांग में मारी लगी सिर में और वो वहीं मर गया। अब आप जिस प्रभाव को उत्पन्न करना चाहते थे वो भिन्न था और जो उत्पन्न हुआ वो भिन्न है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ ये उसका अधिसंभाव्य परिणाम था, इसलिए उत्पन्न हुए के लिए आप दायित्व के अधीन हैं दुष्प्रेरक के रूप में, और उसी विस्तार तक और उसी प्रकार के दायित्व के अधीन है जिस प्रकार और जिस विस्तार तक आपका दायित्व होता है। यदि वही काम हुआ होता जिसका दुष्प्रेरण आपने किया, या वही काम हुआ होता मतलब वही प्रभाव उत्पन्न हुआ होता, यही कहेगा। देखें, जब भी कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए, यानी जो हुआ है उस प्रभाव के लिए, कारित प्रभाव यानी जो एक्चुअली उत्पन्न हुआ है, कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है। मानो उसने उस कार्य के दुष्प्रेरण, उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव कौन सा जो उत्पन्न हो गया, उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कारित होना संभाव्य है, यहां अधिसंभाव्य वाले शब्द हटा दिए, ठीक है, यहां दायित्व और दुर्भर किया है। यानी अगर आप जानते भी थे कि आप जो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हैं इससे संभाव्य है
कि वो प्रभाव उत्पन्न हो जाए जो उत्पन्न हुआ। ठीक है, अधिसंभाव्य भले ही नहीं था, अधिसंभाव्य और संभाव्य बड़ा फर्क हो जाएगा। भले ही अधिसंभाव्य नहीं था, संभाव्य तो था, और आप जानते थे ये प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, और आपने वो प्रभाव उत्पन्न होने दिया। तो फिर आप उसी विस्तार तक और उसी प्रकार के दायित्व के अधीन है। मानो आपने उसी प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए दुष्प्रेरण किया है जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तो दुष्प्रेरक का दायित्व ये आसान नहीं है, दुर्भर है। देखें, कहता है या को घोर उपाधि कारित करने के आप ग्रीवियस हर्ट ये कारित करने के लिए खाको का उकसाता है। यानी खाको कौन उकसा रहा? काहे के लिए कि खा ग्रीवियस हर्ट ये कारित करे, और खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप, यानी दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही या को घोर उपाधि कारित करता है। और या को घोर उपाधि कारित करने के लिए ही खाको का ने उकसाया है, और वो घोर उपाधि कारित करता है। या परिणाम तो या की मृत्यु हो जाती। आपने जो घोर उपाधि की 8 किस्में पढ़ी हैं, ठीक है, घोर उपाधि उपाधि का ही प्रकार है, यानी ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट इसी का प्रकार है। ठीक है, यह सिंपल हर्ट जब 8 विशिष्ट वर्णनों में आने योग्य होती है तो सिंपल हर्ट का जो नाम होता है वो क्या होता है? ग्रीवियस हर्ट। और उसमें से एक प्रकार था कि जो मृत्यु की जोखिम ये पैदा करे, ये भी एक प्रकार था। ये भी था कि 20 दिन तक वो तीव्र पीड़ा में रहता है और अपने दैनिक कामों को करने से निवारित ये रहता है। और एक प्रकार ग्रीवियस हर्ट का यह भी था कि वो जिसे वो पहुंचाई गई मृत्यु की जोखिम में पड़ जाता है, और मृत्यु की जोखिम में पड़ गया तो मृत्यु हो भी तो सकती है। जोखिम का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चूंकि ग्रीवियस हर्ट इससे पहुंचाने पर व्यक्ति मृत्यु की जोखिम में पड़ता है, और आपने ग्रीवियस हर्ट इसे पहुंचाने का ही दुष्प्रेरण किया था, तो आप संभाव्य जानते थे, क्योंकि कानून की भूल क्षम्य नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम था। ये माना जाएगा कि आपको सेक्शन 53 या आईपीसी के मुताबिक 113 ये पता थी, और जब ये मान लिया जाएगा कि आपको ये पता थी तो ये माना जाएगा कि आपको ये मालूम था कि मेरे इस कार्य के संभाव्य परिणाम के रूप में अगर ये मरा तो हम दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन होंगे। तो आप उसी प्रकार और उसी विस्तार तक उसकी मृत्यु के लिए भी दायी है। ठीक है, यानी इस घोर उपहत के परिणाम स्वरूप जो उसकी मृत्यु हुई है, यदि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना गया तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसके दुष्प्रेरक के तौर पर मुख्य अपराधकर्ता के समान दंड पाएंगे। और अगर ये हत्या की कोटि में गया, ठीक है, और 5 अपवादों में नहीं आया तो आप हत्या के जो मुख्य अपराधकर्ता होगा हत्या का, उसके दायित्व के समान दायित्व से भारित होंगे। किस रूप में? हत्या के दुष्प्रेरक के रूप में। तो यहां तक आपने देखा है। अब एक स्पेशल सेक्शन है, दुष्प्रेरक जब घटना स्थल पर उपस्थित हो जाता है तो उसका क्या दायित्व बनेगा, और वो सेक्शन क्यों है अलग से।
ठीक है, ये थोड़ा समझने लायक बात, इसलिए इसकी चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।